सहायक देबू की मेहनत और घंटी लाल की खराब नीयत, जैसा कि देबू के साथ घंटी लाल ने पहले जो किया था, उसे देखकर सहायक बोलती है, प्रेमनगर शहर के एक छोटे से गांव में एक विचित्र चित्रकार रहता था, जो अपनी कला में माहिर था और कुछ विचित्र तरह की पेंटिंग बनाता था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी व्यापारी हक्के बक्के रह जाते थे। एक दिन उसके गांव का सेठ घंटी लाल उसके पास जाता है और उसे चित्र बनाते हुए देखता है। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह मन ही मन सोचने लगता है, बाप रे, क्या कलाकारी कर रहा है इस पेंटिंग में। जो भी इस पेंटिंग को देखेगा मुंह मांगी कीमत दे देगा हर हाल में। अरे गजब देबू, क्या चित्रकारी कर रहा है तू इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि कोई जीता जागता इंसान बना रहा है तू सुंदर सा। सच बोलूं देबू, तुम्हारे हाथों में पेंटिंग करने का जादू है, जादू। क्योंकि तुम जिस पेंटिंग को अपने हाथों से बना देते हो ना, वो पेंटिंग पेंटिंग नहीं रहती, बल्कि ऐसा लगता है इसमें तुमने कोई जान डाल दी हो और उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। ये पेंटिंग तो पूरे 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी, यकीन मानो मेरा देवू। जी सेठ जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी इस बार इस पेंटिंग की अच्छी कीमत मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरी बनाई हुई पेंटिंग बहुत कम कीमत पर बिकती है, जिस वजह से न मेरी पेंटिंग का खर्चा निकल पाता है और ना ही मेरी मेहनत का। देवू, तुम फिक्र मत करो। अभी तक तुमने जितनी पेंटिंग बनाई हुई थी ना, वो कोई खास पेंटिंग नहीं थी जितनी खास ये पेंटिंग दिख रही है। लेकिन ये पेंटिंग बहुत ही खास होने वाली है और इसका दाम भी। देवू, तुम ये बताओ इस पेंटिंग को कब तक तैयार कर दोगे, क्योंकि कल ही शहर के मशहूर फेमस व्यापारी आ रहे हैं जो कि अच्छा दाम लगा सकते हैं और ले जा सकते हैं इस पेंटिंग को। हाँ, अगर ऐसी बात है सेठ जी, तो मैं इस पेंटिंग को आज ही रात भर में तैयार कर दूंगा। हाँ ठीक है देवू, अब मैं चलता हूँ। घंटीलाल सेठ देबू से इतना बोलकर वहाँ से चला आता है। देबू उस पेंटिंग को तैयार करने में लग जाता है। चित्रकारी करते करते देबू को सारा दिन निकल जाता है और रात भी हो जाती है। देबू सारी रात बिना कुछ खाए पिए उस चित्र को बनाता रहता है और सुबह होते होते वह पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। वह पेंटिंग देखने में किसी राज्य की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उस चित्र में जान डाल दी जाए तो वह हमसे बात करने लगेगी। सुबह होती है और सेठ घंटीलाल देबू के पास चला आता है। उस पेंटिंग को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह चौंक जाता है। बाप रे, इतनी आकर्षित और सुंदर पेंटिंग मैंने आज से पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी देबू। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुम साक्षात विश्वकर्मा हो। ये पेंटिंग 500 स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी। देबू, अब तुम ये पेंटिंग बिना कुछ देर किए मुझे दे दो, क्योंकि शहर के मशहूर व्यापारी आ ही रहे होंगे। सेठ जी। हाँ देबू, बोलो। क्या सच में इस पेंटिंग की कीमत अच्छी तो मिलेगी ना, जितनी मैंने मेहनत की है? अरे हाँ भाई देबू, अगर तुम्हें मेरे कहने पर और मुझ पर यकीन नहीं हो रहा हो तो तुम स्वयं ही चलो मेरे साथ और तुम देखना मैं कैसे इस सुंदर पेंटिंग को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में व्यापारी को बेचता हूँ और मोटा दाम कमाता हूँ। नहीं सेठ जी, मुझे आप पर स्वयं से भी ज्यादा भरोसा है। आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ तो फिर ठीक है देबू,
अब देर नहीं करो। घंटीलाल सेठ उस पेंटिंग को अपने साथ वहां से ले आता है और अपनी दुकान पर लाकर उसे लगा देता है। तभी कुछ समय बाद शहर के व्यापारी आते हैं और उनकी नजर उस सुंदर पेंटिंग पर जाती है। ओह, क्या कलाकारी है इस पेंटिंग में। अद्भुत, अति अद्भुत। बाप रे, क्या पेंटिंग है। हर हाल में खरीदूंगा इसे तो। इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यह किसी विशाल साम्राज्य की राजकुमारी हो। वाह वाह वाह। हाँ, सच में मैंने ये पेंटिंग खास तुम्हारे लिए बनवाई है। इससे पहले आपको मैंने बहुत सारी पेंटिंग दिखाई थी ना, पर तुम्हें कोई भी पेंटिंग समझ नहीं आई थी ना, इसीलिए अब की बार मैंने खास तुम्हारे लिए ये पेंटिंग बनवाई है, जो तुम्हारे मन में घर कर गई है और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। घंटीलाल, तुम यह बताओ, तुम इस मनमोहक पेंटिंग की कीमत कितनी लोगे? मैं इस पेंटिंग की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा हूँ, और वो भी सिर्फ आपके लिए। आन 2000 स्वर्ण मुद्रा में? लेकिन यह तो तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। लेकिन इससे कम कीमत पर मैं ये पेंटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत और भी मिल सकती है। आप चाहो तो दूसरी पेंटिंग देख सकते हो, और मैं आपको दिखा भी दूंगा दूसरी पेंटिंग। नहीं नहीं, कुछ तो खास बात है इस पेंटिंग में। अगर मैं इस पेंटिंग को 2000 स्वर्ण मुद्रा में लूं और 3000 स्वर्ण मुद्राओं में शाही बाजार में बेचकर काफी फायदा उठा सकता हूं। क्या हुआ साहब, आप क्या सोच रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं। ठीक है घंटीलाल, तुम यह पेंटिंग मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अब क्या? व्यापारी उस पेंटिंग को घंटीलाल से खरीद लेता है। घंटीलाल को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह पेंटिंग अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। घंटीलाल 2000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वह अगली सुबह देबू के पास जाता है। देबू, वो क्या क्या हुआ सेठ जी? आपकी आवाज को कुछ हो गया क्या? देबू, अब तुमसे क्या छुपाऊं देबू। तुमने जो पेंटिंग बनाई थी वो हाँ हाँ सेठ जी, क्या हुआ उस पेंटिंग का? वो पेंटिंग देबू मेरी दुकान से चोरी हो गई। कोई चोर उसे चुरा ले गया देबू। देबू घंटीलाल की इतनी बात सुनकर घबरा जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी तुम? आपको मालूम है उस पेंटिंग को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की थी। एक दिन और एक रात लगा था मुझे। उस पेंटिंग को मैंने बिना कुछ खाए पिए तैयार की थी। आपने बोला था इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, इसीलिए मैंने दिन रात एक करके पेंटिंग तैयार की थी। और आप बोल रहे हैं कि वो पेंटिंग चोरी चली गई। हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हो सेठ जी, आप कह दो एक बार। इतना सब बोलकर देबू रोने लगता है। हे भगवान, मेरी मेहनत का ये क्या फल मिला मुझे। देबू, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुन देबू, अगर तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो अभी गांव वालों को बुलाकर तेरी चमड़ी उधड़ा दूंगा, समझा क्या तू? तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं। घंटीलाल और देबू की आवाज सुनकर वे वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखो गांव वालों, ये देबू मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अब तुम सभी ये बताओ, क्या मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ? देबू, तू अभी के अभी सेठ जी से माफी मांग, नहीं तो हम तुझे अभी के अभी इस गांव से निकाल देंगे और तुझे गांव द्रोही ठहराएंगे। क्यों गांव वालों, सही है ना? हाँ हाँ हाँ, गांव से निकाल देंगे नहीं तो।
अरे मूर्ख देवू, तू मुझ जैसे इंसान पर इल्जाम लगाता है जो पूरे गांव वालों का भला करता है और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद भी करता है। अब तुम ही बताओ मेरे प्यारे गांव वाले भाइयों, इस देवू ने मुझे एक पेंटिंग बनाकर दी जो देखने में अति सुंदर थी। मैंने जाकर अपनी दुकान में रख दी और तुम देवू की बदकिस्मती देखो, उसी दिन वह पेंटिंग चोरी चली गई। और हाँ, तुझे यकीन ना हो तो देवू, तू दोलू से पूछ ले। क्यों दोलू? हाँ मेरे प्यारे भाइयों, सेठ जी सही बोल रहे हैं। मैंने भी चोर को दुकान से चोरी करते हुए देखा है, पर अफसोस इस बात का कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया, ना पेंटिंग को बचा पाया और ना ही चोर को पकड़ पाया। सुना मूर्ख, अब तो यकीन कर ले तू। प्यारे भाइयों, मैं जानता हूँ इस देवू ने उस पेंटिंग को बनाने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन अफसोस वो पेंटिंग चोरी हो गई और इसकी नाराजगी भी जायज है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी मेहनत थी वो पेंटिंग। अब आप सभी के सामने मैं उस पेंटिंग की कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं अपनी जेब से दे रहा हूं देवू को, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। उसमें अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से किया था देवू ने। और 1 स्वर्ण मुद्रा दोलू को दे रहा हूं, क्योंकि इसने चोर को उस पेंटिंग को चुराते हुए देखा था। नहीं तो आज मेरे ऊपर एक ऐसा दाग लग जाता जो कभी धोने से भी नहीं मिटता। इस तरह घंटीलाल देबू को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है और 1 स्वर्ण मुद्रा धोलू को दे देता है। वह मन ही मन खुश होता हुआ अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है और देबू फिर से चित्रकारी करने में लग जाता है। वह मन ही मन सोचता है, ऊपर वाले ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। मैं फिर से और मेहनत करूंगा और अपनी लगन से पेंटिंग बनाऊंगा। थोड़ा समय निकलता है और उधर सेठ घंटीलाल के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को क्या हो गया जो ना तो कुछ खा रहा है और ना ही पी रहा है। मेरे लाख प्रयासों के बाद भी इसको आराम क्यों नहीं लग रहा है। इतना बोलकर घंटीलाल अपने घर से निकल आता है किसी वेद की तलाश में। वह अपनी सोच में इतना डूब जाता है कि चलते चलते कब जंगल में पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तभी उधर से सहायक गुजर रही थी और उसकी नजर घंटीलाल पर जाती है। सहायक घंटीलाल के पास पहुंचती है और उसे चिंता का विषय पूछती है। यह सब पूछने के बाद वह उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। तब वह समझ जाती है कि घंटीलाल ने क्या किया है और घंटीलाल से बोलती है, देखो, मैंने तुम्हारे बेटे का और तुम्हारा बीता हुआ भविष्य देख लिया है। क्या तुम एक सुंदर पेंटिंग बनवा सकते हो? सुंदर पेंटिंग? ये तो सिर्फ देवू ही बना सकता है। क्या वह मुझ पर विश्वास करेगा? शायद मेरे गांव का चित्रकार देवू बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है। वह मेरे कहने पर नहीं बनाएगा। क्या तुम मेरे साथ चलकर उसे पेंटिंग बनाने के लिए कहेंगी? हाँ ठीक है। वो दोनों वहाँ से देबू के यहाँ चले आते हैं। देबू अपने काम में लगा हुआ था। देबू उन्हें देखता है और बोलता है, जी कहिए। अति सुंदर दृश्य बना रहे हो तुम यह सुंदर दृश्य कब तक तैयार कर दोगे? मैं आज ही तैयार कर दूंगा। आप चाहें तो कल ले जा सकते हैं इस पेंटिंग को। देबू बड़ी ही लगन से काम में लग जाता है और पेंटिंग तैयार कर देता है। सुबह होती है। सहायक और घंटीलाल देबू के पास आते हैं और पेंटिंग को देखकर सहायक देबू की मेहनत और घंटीलाल की खराब नीयत, जैसा कि देबू के साथ घंटीलाल ने पहले जो किया था, उसे देखकर सहायक बोलती है, देबू, तुमने अति सुंदर दृश्य बनाया है। तुम्हें अपनी मेहनत की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। सहायक को पता था कि घंटीलाल ने देबू के साथ पहले क्या किया था, तो सहायक बोली, देबू, हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार
पूरी 4000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे इस अति सुंदर दृश्य के लिए। क्या क्या सहायक सच में? हाँ हाँ, सच में। इतना सुनकर घंटीलाल की घंटी गले में ही अटक गई और वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी सारी बेईमानी की कमाई आज इस देवू को देनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं अपने बेटे की जान बचा पाऊंगा। क्या सोच रहे हो तुम सेठ जी? हाँ, कुछ नहीं। तो फिर देर क्यों? जाओ और 4000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ और देबू को दे दो। घंटीलाल अपने घर आता है और अपनी सारी बेईमानी की कमाई लेकर देबू के यहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, ये लो देवू। देबू 4000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर खुश हो जाता है और पेंटिंग घंटी लाल को दे देता है। सहायक भावुक होकर, यह दृश्य तुम अपने घर ले जाओ और तुम्हारा बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। हम सभी मिलकर ऊपर वाले से यह प्रार्थना करते हैं। घंटीलाल पेंटिंग अपने साथ लेकर वहां से चला आता है। उधर घंटीलाल का बेटा बंसीलाल पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और घंटीलाल यह प्रण लेता है कि आज के बाद कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा और जितना हो सकेगा अपने जीवन में दूसरों का भला ही करूंगा।